नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्लेषण का दौर लगातार जारी है। सातों विधानसभा का विश्लेषण पहले राउंड का हमने कर लिया। बहुत सारी बात सामने आती है और राजनीति का जो समीकरण है, जातीय समीकरण या ध्रुवीकरण की हम बात करें तो आज फिर एक बार हम लोग 172 विधानसभा यानी बिहार शरीफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मजबूत स्थिति रहती है, करीब करीब 4 लाख वोटर्स पूरे बिहार शरीफ विधानसभा में हैं। 3,88,369 ये वो आंकड़े हैं जो पिछले बार के हैं। इसमें मेरे ख्याल से 4 लाख वोटर्स जरूर हो गए होंगे, कुछ बढ़े भी होंगे। और फिर आज हम बात करते हैं कि जो समीकरण है वो क्या करता है। एक अंक गणित है। वैश्य सबसे डिसाइडिंग फैक्टर नालंदा के इस बिहार शरीफ विधानसभा में जरूर हो। वैश्यों की भी बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, आज जो कास्ट फैक्टर्स है उस पर भी बात करेंगे। मगर ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार शरीफ 1972 में ये जिला अपने अस्तित्व में आया था, नालंदा, और बिहार शरीफ इसका हेडक्वार्टर रहा। अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें, 67 की बात करें, तो 67 में यहाँ पर सीपीआई का कब्जा रहा। विजय यादव यहाँ से विधायक रहे और SW अहमद कांग्रेस से वो रनर रहे। उस दौर में भी 59.61% का वोटिंग रेशियो रहा है। दूसरी बार अगर हम 67 के बाद 69 की बात करें तो 69 में भी सीपीआई का ही कब्जा रहा। विजय यादव विधायक रहे और वीरेंद्र प्रसाद जो बीजेएस से उन्होंने चुनाव लड़ा था वो रनर रहे। 62.76% वोट प्रतिशत उस दौर में रहा। इसके बाद बात करें 72 में, जब जिला अस्तित्व में आ गया तो यहां से बीजेएस का कब्जा फिर रहा। वीरेंद्र प्रसाद यहां से विधायक चुने। विजय यादव सीपीआई से वो रनर रहे। 58.58% का वोट प्रतिशत उस दौर में रहा। 72 के बाद अगर हम 77 की बात करें तो यहां से देवनाथ प्रसाद सीपीआई के वो विधायक रहे और तकी रहमान जो जेएनपी से वो रनर रहे। 57.31% का वोट प्रतिशत उस दौर में रहा। 1980 की बात करें तो देवनाथ प्रसाद फिर सीपीआई से वो विधायक बने और नसीमुद्दीन अंसारी कांग्रेस के वो रनर रहे। 61.72% का वोट प्रतिशत उस दौर में रहा। फिर अगर हम बात करते हैं 1985 में तो शकील उज़्मा कांग्रेस से वो विधायक बने। देवनाथ प्रसाद बीजेपी से रहे। 68.43% का जो वोट प्रतिशत रहा उस समय में रहा। 90 में फिर देवनाथ प्रसाद बीजेपी से आते हैं, शकील उज़्मा को कांग्रेस से उसको हराते हैं और 73.19% का वोट प्रतिशत रहा। मैं बाद में बात करूंगा कि हाँ, वोट प्रतिशत घटता बढ़ता रहा है, मगर उस दौर में सबसे हाईएस्ट अगर वोटिंग हुई थी तो 1990 में वो रहा। और 95 में देवनाथ प्रसाद फिर से जनता दल से वो चुने गए विधायक में। राम नरेश सिंह को उन्होंने हराया। 58.17% का वोट बैंक रहा। फिर वो दौर आता है 2000 का दौर, जिसमें पहली बार मैंने पहले भी बोला था कि कांग्रेस से एक विधायक रहे। दूसरे अल्पसंख्यक विधायक कोई बिहार शरीफ में रहे तो वो नौशादुल नबी उर्फ पप्पू खान रहे। उन्होंने डॉक्टर सुनील जो निर्दलीय से उस वक्त चुनाव लड़ा था उनको उन्होंने हराया। 72.80% का वोट प्रतिशत उस दौर में रहा। इसके बाद हम बात करते हैं 2005 में। इस टर्म में 2 बार चुनाव हुए, दोनों बार डॉक्टर सुनील जीते और दोनों बार में एक नौशादुल नबी और पप्पू खान राजद से रहे। 2005 में 41.95% जो वोट रहा वो रहा नवंबर में और 43.46% का फिर जो दूसरी बार चुनाव हुआ वो उसमें रहा। तो कुल मिलाकर के 2005 में डॉक्टर सुनील जीत कर आते हैं। फिर 2010 में डॉक्टर सुनील फिर जेडीयू से विधायक बनते हैं। आफरीन सुल्ताना को वो हराते हैं। 47.98% वोट प्रतिशत उस दिनों में रहा। 2015 में डॉक्टर सुनील फिर जीतते हैं बीजेपी से और असगर समीम को जदयू से हराते हैं। 51.18% का वोट प्रतिशत उस दौर में रहा। उस वक्त में जदयू और बीजेपी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2020 में डॉक्टर सुनील फिर जीतते हैं
सुनील साव को हराते हैं। सुनील साव राजद से, और उस दौर में 48.36% का वोट प्रतिशत वो रहा। कुल मिलाकर के बिहार शरीफ का जो इतिहास रहा है, सीपीआई का कब्जा रहा 4 बार, कांग्रेस भी जीतती रही। 2005 के बाद से यह सीट जो है फिर वापस अन्य के पास नहीं गई, कभी जदयू तो कभी बीजेपी। डॉक्टर सुनील एक चेहरा रहे, कॉमन फैक्टर रहे। यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर जो जातीय बात होती है उसमें वैश्य जो है हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहा। वैश्य का वोट बीजेपी को भी चाहिए, वैश्य का वोट राजद को भी चाहिए, इसलिए एक प्रयोग हुआ था, सुनील साव को टिकट दिया गया था। 2000 में जब पप्पू खान जीते तब का भी जो दौर था वो त्रिकोणीय हुआ था बिहार शरीफ में, जिसका फायदा जो है पप्पू खान को मिला था। और उसके बाद जो विकास की बातें होती सब कुछ रहा। बिहार शरीफ में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वोट के हिसाब से वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, और कहता है जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस कारण से अल्पसंख्यक पे हमेशा राजद ने दाव खेला, वैश्य पे राजद ने ही खेला। बीजेपी से किसी जमाने में राजकिशोर जी पे दाव खेला गया था, मगर कभी बीजेपी या जदयू ने किसी वैश्य को नहीं लड़ाया। चूंकि 2000 में जब पप्पू खान जीत कर आए, मुसलमानों का वोट प्रतिशत अच्छा रहा, इस कारण से असगर समीम पर एक दाव खेला गया, जदयू नहीं खेला। मगर बीजेपी के कोर वोटर्स ने जदयू के कैंडिडेट असगर समीम को हरा दिया। दिलचस्प बात ये रही है, पूर्व विधायक हैं पप्पू खान, इस बात का दम भी भरते रहे हैं कि 2 या 3 टर्म ऐसा रहा है जिसमें वो और उनकी पत्नी चुनाव लड़ती रही। अच्छा खासा वोट भी लाया है, कभी 13,000 तो कभी 22,000 से अधिक, तो कभी सीधा सीधी फाइट हुआ है। पार्टी से इतर होकर के भी पप्पू खान ने फाइट दिया है। और इसी कहानी के बीच में जो एक नया समीकरण इस बार समझ में आ रहा है कि अगर दलित, महादलित, ओबीसी और तमाम लोगों की बात कर ले तो इनकी संख्या बिहार से विधानसभा में अधिक है। मुसलमान लाख के लगभग है या उससे अधिक भी हो सकते हैं। यादव की बात कर ले तो उनका भी जो है 40-45 पे 35 या 40 हजार वोट उनके रहते हैं। वैश्यों का भी वोट करीब 50 से ऊपर है, प्लस है। अन्य जाति की भी बात कर ले 8-10 हजार, पूरे फॉरवर्ड कम्युनिटीज को अगर उनको हम देख लें तो उनकी भी वोट प्रतिशत काफी अच्छी है। बाकी जो एक कोर वोटर्स रहे हैं बीजेपी, जो इधर से उधर नहीं होते हैं। बीजेपी के साथ में लोजपा है, लोजपा रामविलास। बीजेपी के साथ में फिलहाल जीतन राम मांझी भी हैं। बावजूद इसके समीकरण को कैसे बदला जा सकता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। मैदान में बहुत सारे लोग, निर्दलीय उम्मीदवार में अगर देखा जाए तो मनोज कुमार ताती मैदान में उतर चुके हैं, और वो पहले व्यक्ति हैं जो निर्दलीय के रूप में अपने आप को प्रचारित भी कर रहे हैं। कभी जदयू से करते थे मगर वो अब पास्ट हो गया है। वर्तमान में मनोज कुमार ताती एक बहुत बड़े कंटेस्टेंट के रूप में आ गए, जो कहीं ना कहीं अगर वोट खराब भी होता है तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए खतरे के निशान। वैश्य की डिमांड्स हमेशा राजद ने समझा और राजद ने दिया है। बीजेपी ने कभी किसी वैश्य को मौका नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फैक्टर होता है, कोयरी कुर्मी का जो कॉम्बिनेशन है बिहार शरीफ में, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। हालांकि कुर्मी का वोट प्रतिशत ज्यादा है, कोयरी 13 से 14 हजार के लगभग में है, और वो तब हुआ जब परिसीमन से बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में चीजों को काट दिया गया। तो अब अगर बिहार शरीफ की हम बात करते हैं तो 2025 का समीकरण क्या हो सकता है? संभावनाओं की बात है। अभी तक तो कहीं से कोई किसी को टिकट मिला नहीं है। सबको लालू जी का आशीर्वाद जरूर मिला हुआ है, सबको बीजेपी के ही तरफ से मिला हुआ है। एक प्रफुल्ल पटेल का भी नाम, प्रफुल्ल पटेल का नाम आ रहा है, वो भी बीजेपी की तरफ से लगे हुए हैं, ऐसा नाम है, चर्चाओं में है। डॉक्टर सुनील तो खैर सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो तो अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे और बहुत हद तक उनके नाम पे मुहर भी लग जाएगा, मगर प्रफुल्ल पटेल भी लगे। बाकी दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं मगर खुल के मुखर नहीं हो सकते हैं। बीजेपी पार्टी का एक अलग गाइडलाइंस है। सबसे ज्यादा मारामारी अगर कहीं है तो वो राजद में है। जदयू चूंकि साथ में है तो जदयू के बहुत सारे नेता जो कभी जमाने से लगे हुए हैं वो भी खुल करके नहीं बोल रहे हैं, चूंकि दोनों अलायंस है। तो बीजेपी में भी बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है, मगर हाँ ये जरूर है कि बहुत सारे कैंडिडेट चाहते रहे हैं। जदयू कभी भी खुलकर बोलेगी नहीं, तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पे बात करना भी बेमानी होगी।
अब चूंकि बहुत सारा चीज है, समीकरण है, बीजेपी को टिकट मिलेगी तो फिर आपको तो अपने कोर वोटर्स के लिए काम करना पड़ेगा। राजद ये देख रही कि अगर वैश्य को हमने टिकट दिया तो जो हमारे समीकरण है वो तो साथ में होंगे। मिसलेनियस एक ऐसा चेहरा लाओ, चाहे किधर से भी लाओ, चाहे वैश्य से लाओ चाहे मुसलमान से लाओ, ऐसा जरूर एक चेहरा हो जो अपनी कैपेसिटी पे वोट को इधर उधर कर सकता है। ऐसे भी चेहरों की तलाश है। तो फिर बहुत सारे नाम हैं, नाम अगर लूंगा तो फिर हो सकता है लोग ये कहें कि मेरा नाम छूट गया। तो चलिए जब टिकट मिल जाएगा तब हम उस पर बात करेंगे, मगर संभावनाओं में लंबी फेरिस्त है, लंबी फेरिस्त है। लोग कह रहे हैं कि हमको ही टिकट मिलेगा, मगर ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। कुछ भी होगा, एक नया समीकरण बनेगा। बिहार शरीफ में बहुत सारे चीज को देखने को मिलेगा। इतिहास कुछ और कहता है बिहार शरीफ का। अगर हम 67 से लेकर अब तक की बात करें तो बहुत सारे समीकरण पे बात हो चुकी है कि इस पे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं जो कोर वोटर्स की बात होती है, अगर वैस में सेंधमारी हो गई तो समीकरण बदल सकता है। अगर बहुत बड़ा मिराकल मनोज ताती ने कर दिया, जनसुराज ने कुछ कर दिया, तो वर्तमान विधायक के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश होगी, क्योंकि ये सारे वोट वही कटेंगे जो बीजेपी के कोर वोटर्स रहे हैं। अगर जनसुराज की भी हम बात करेंगे, अगर कैंडिडेट्स के भी हिसाब से हम देखते हैं, तो फिर या तो किसी अगर क्वेरी जाति से आते हैं या कुर्मी जाति से आते हैं तो वोट कहाँ कटेगा ये आपको भी अंदाजा है। उसी प्रकार से अगर राजद में अगर जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि कभी लालू यादव ने नहीं कहा या तेजस्वी नहीं कहा, मगर माई समीकरण बहुत ही कॉमन फैक्टर है। अगर इस माई समीकरण में अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आ गए तो फिर राजद के लिए भी परेशानी होगी। कुल मिलाकर के कैंडिडेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लेकर के बिहार शरीफ में बहुत खेल होना है। बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, हर कोई कह रहा है कि हम मजबूत कैंडिडेट है, मगर मजबूत कैंडिडेचर डिसाइड कोई करेगा तो वो लालू यादव और तेजस्वी यादव है। भले ही सबको आशीर्वाद मिलता रहा है, या ऐसा तो होता ही रहता है कि सबको बड़े नेता कह देते हैं कि आप अपना काम करो, तो जन सुराज एक बड़ा फैक्टर होगा। अगर कुंदन कुमार किसी प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं फंसते हैं तो कहीं ना कहीं वो युवाओं का वोट जो है वो इधर उधर कर सकते हैं। अगर खुलकर जनसुराज ने बैटिंग कर दी तो बहुत सारे वोट इधर से उधर वो भी कर सकते हैं। समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, संभावनाओं का खेल है। राजनीति तो उठापटक चलती रहती है, मगर बिहार शरीफ में काफी टफ होने वाला है इस बार। और फिर हम देखेंगे कैंडिडेट्स आने के बाद डिसाइड करेंगे। अभी 1 to 1 हम कैंडिडेट्स के पास जा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो अभी हम सभी विधानसभा के सभी संभावित चेहरों के साथ बैठकर बात करेंगे, आखिर क्यों वोट मिलना चाहिए, उनके मुद्दे क्या हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं सभी सातों विधानसभा में, उन्होंने 2020 में क्या वादे किए थे और उस वादों का क्या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखते रहें साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।